Hello dear class, welcome to this special session of ICT वर्चुअल क्लासरूम। ICT वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 12th के फिजिक्स को, यानी कि कक्षा 12 भौतिकी के सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिन कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करते हुए आ रहे हैं उन्हीं को रखेंगे कंटिन्यू। आज की क्लास में नए कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नए पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है धारिता का कॉन्सेप्ट, यानी कि कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग आज धारिता के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, धारिता की अभिधारणा को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग करेंगे नोट डाउन। सो आई होप कि आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए ध्यान रखिए अपना अपनी स्क्रीन पर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो हेडिंग पुट अप कर दीजिए डियर स्टूडेंट। सबसे पहले धारिता, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमने एक एग्जांपल से हम लोग लेते हैं कि सपोज किसी बर्तन में हम लोग क्या करते हैं। सपोज ये बर्तन है, एक ग्लास है सपोज, ठीक है। इस ग्लास में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, पानी डालते हैं। यहाँ से पानी डालते हैं तो पानी पहले ऐसे आएगा, फिर पानी डालेंगे तो ऐसे ऊपर उठेगा, फिर पानी डालेंगे तो ऐसे ऊपर उठेगा, फिर पानी। यानी कि हम देख रहे हैं जब इसमें हम लगातार पानी को डाल रहे हैं तो जो जल का तल है, जो लेवल है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। सेम टू सेम हम इस केस को कहां पर यूज करेंगे, जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं। जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं या फिर जब किसी चालक को ऊष्मा देते हैं। तो जब किसी चालक को हम लोग ऐसे ऊष्मा देंगे, उसमें ऐसे ऊष्मा देंगे, उसको ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देने के कारण क्या होगा, हीट देने के कारण क्या होगा, उसका ताप बढ़ने लगेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। जब इसका ताप बढ़ता है तो उसमें जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं, किसी चालक को हम ऊष्मा देते हैं, तो उसका ताप बढ़ता है। ठीक ऐसे ही किसी चालक को अगर हम आवेश देंगे, तो क्या बढ़ेगा बताओ, एक राशि से दूसरी राशि बढ़ रही है। मतलब समझे आप, पानी डाला तो पानी का तल बढ़ा, ऊष्मा डाली तो ताप बढ़ा, है ना। आवेश डालेंगे तो क्या होगा, आवेश डालेंगे तो विभव बढ़ेगा, विद्युत विभव की वैल्यू बढ़ेगी। आवेश डालेंगे तो विद्युत विभव बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगी, वृद्धि होगी। इतनी बात समझे। ठीक है। तो हमने क्या करा, चालक में आवेश डाला तो उसका विद्युत विभव बढ़ा। अब ध्यान देना कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आवेश दिया, जितना आवेश दिया उतना विद्युत विभव बढ़ा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो गए। क्यों, मतलब विद्युत आवेश, V मतलब विद्युत विभव। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक के साथ एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलेंगे। अब दोबारा से वापस चलते हैं। अगर मैं क्या करूंगा, जो गिलास में मैं पानी डाल रहा था, मैं उसमें पानी डालता गया। ठीक है। सपोज हमने एक गिलास लिया था, इस गिलास में हम लोग पानी डाल रहे थे। ये पहले इतना भरा, फिर 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 इतना भरा। अभी मैं पानी डालूंगा तो अब क्या होगा, अब ये पानी बाहर गिर जाएगा। अब ये पानी जो है बाहर गिर जाएगा। समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं इसमें पानी डालूंगा तो अब ये पानी जो है बाहर गिर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं किसी जो चालक था हमारा, जो कंडक्टर था, अगर मैं उसको विद्युत विभव दूंगा, उसको आवेश दूंगा, उसको मैं चार्ज दूंगा, तो क्या होगा, उसका विद्युत विभव बढ़ता रहेगा, है ना। विद्युत विभव बढ़ता रहेगा। ठीक है। और बढ़ते बढ़ते जो है, जब एक मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसके चारों तरफ की जो इसकी इंसुलेशन कैपेसिटी होगी वो खत्म होगी और आवेश जो होगा इस चालक से बाहर निकलने लग जाएगा। अरे पहले क्या होगा, पहले तो आवेश जो है चालक के अंदर जाएगा ना, लेकिन विद्युत जब आवेश को डालते रहेंगे तो विद्युत विभव इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन एक फिक्स वैल्यू होगी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि इसका अधिकतम ये कितना आवेश झेल सकता है, अधिकतम ये कितना आवेश ले सकता है अपने अंदर। जब उससे ज्यादा वैल्यू होगी तो आवेश भी क्या होगा, आवेश बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, आवेश बाहर निकल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी माध्यम में, किसी मीडियम में, किसी एक
चालक को जो अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, जो मैक्सिमम वैल्यू दिया जाता है, उसको हम उसकी धारिता कहते हैं। समझे, दोबारा बोलता हूं कि जितना अधिकतम आवेश, जितना मैक्सिमम वैल्यू का आवेश मैं इसको दे सकता हूं ताकि वो लीक ना करे, ताकि वो चालक के अंदर ही रहे, उसे मैं उसकी धारिता कहता हूं। आई बात समझ में? चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी लिखेंगे। आई होप आपको जो बात मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। अब इसको वर्ड्स में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर Q इज प्रोपोर्शनल टू, हमने बोला V, यानी कि अगर मैं वैद्युत आवेश बढ़ाता जाऊंगा तो क्या बढ़ता जाएगा, उस पर वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नियतांक होगा बच्चों, यहाँ पर जो नियतांक होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा C, वो होगा C। और ये C का क्या मतलब है, आप लिखेंगे जहां C बराबर नियतांक। और कैसा नियतांक है, कैसा नियतांक है, इसे हम कहते हैं वैद्युत धारिता। इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये किसका निर्भर करता है, नंबर 1, ये चालक के, यानी जो हमारे पास कंडक्टर है उसके रूप, उसके आकार, और बताइए तो, चालक के रूप, आकार और उसके चारों ओर के माध्यम पर, चारों ओर के माध्यम पर इसकी वैल्यू जो है निर्भर करती है, ये डिपेंड होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको जो है इंपॉर्टेंट कंसिडर करने हैं, जो कि ये है Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां पर C है चालक की वैद्युत धारिता, जो कि चालक के रूप, आकार, चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना, पूरा लिख लीजिए इसे, पर निर्भर करता है। ठीक हो गया, समझ में आई बात? और हमने क्या बोला था कि जो इसकी धारिता है, धारिता की क्या डेफिनेशन दी थी हमने, तो धारिता को हम लोग इधर डिफाइन करते हैं। धारिता के लिए आप लोग लिखेंगे धारिता के लिए लिखना, किसी चालक की वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी चालक की विद्युत धारिता उसकी आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। आ गई बात समझ में? तो ये था कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट, ये था हमारा कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो है इससे आगे की बातें कर लेते हैं। इससे आगे की इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आसान थी। नेक्स्ट बात अगर हम करें, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम समझें, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो है वो है Q इज इक्वल टू C इंटू वी। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। अगर मैं यहाँ से C देखो तो C आएगा Q अपॉन V। C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन V। ठीक है, C की वैल्यू क्या आएगी, Q अपॉन V। ठीक है, तो अगर यहां से मैं एक रिलेशन देखूं कि C का जो मान है वो Q अपॉन V है। अब ध्यान से देखना कि जो अगर मैं V इज इक्वल टू 1 वोल्ट कंसिडर करूं, माना V बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मैंने विभव लिया, वैद्युत विभव मैंने कितने वोल्ट का लिया, 1 वोल्ट का लिया, तो C बराबर Q आ जाएगा। तो C बराबर Q आ जाएगा, है ना, समझ में आ रही है बात? V का मान 1 रख दो यहाँ पर, तो C बराबर Q आ जाएगा। यहाँ पर V का मान 1 रख दो तो Q अपॉन 1 हो जाएगा। Q अपॉन 1 क्या होता है, Q, है ना। तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। यानी कि मैं धारिता को एक नई परिभाषा भी दे सकता हूँ।
धारिता के लिए एक नई डेफिनेशन भी दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं ये कह सकता हूँ कि चालक की धारिता किसके बराबर होगी, आवेश की मात्रा के बराबर होगी। कब, जब वैद्युत विभव 1 वोल्ट का हो जाएगा। जब वैद्युत विभव 1 वोल्ट का हो जाएगा तो चालक की जो धारिता होगी उसमें जो आवेश है उसके बराबर होगी, जितना उसके अंदर आवेश है। इसको मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, अतः चालक की धारिता, चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के वैद्युत विभव में, चालक के वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से चालक को दिए गए आवेश के बराबर होगी, यानी C इज इक्वल टू Q होगा। कब, जबकि हमने सिर्फ 1 वोल्ट की वृद्धि देखने को मिली, जबकि हमको वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि देखने को मिली। यानी कि आपने आवेश दिया चालक को, ये रहा चालक, आपने इसमें आवेश डाला Q, ठीक है, और इसका वोल्टेज था 0 वोल्ट और अब ये बढ़कर हो गया 1 वोल्ट। कब, जब आप इसमें आवेश डाला, जैसे ही 1 वोल्ट हुआ तो ये होगी इसकी धारिता। जितना आपने आवेश दिया ना इसको, उतने हो गया इसकी धारिता। मतलब अगर आपने 5 कूलाम आवेश दिया, सपोज, ठीक है, तो इसकी धारिता कितनी होगी, 5। मतलब संख्यात्मक रूप से इसके बराबर होगी, कूलाम नहीं होगी, सिर्फ 5, यानी कि वैल्यू, ठीक है, संख्यात्मक रूप से इसके बराबर होगी, ये कहना चाह रहे हैं हम। चलिए अब और कुछ बातें कर लेते हैं धारिता के बारे में। एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको बताऊंगा कि एक धारिता कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है किस जगह यूज होता है, कहाँ आप इसे देखते हैं और कितना ज्यादा ये वाइडली यूज होता है, तो आपको इसमें और इंटरेस्ट आएगा। एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक है उसकी बात कर लेते हैं, एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। तो जो धारिता का मात्रक होता है, वो होता है फैरेड। एक और मात्रक हम निकाल सकते हैं, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी। क्यू का जो मात्रक होता है क्या होता है, क्यू मतलब क्या, आवेश, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम, और वी क्या है, वोल्ट। धारिता का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट, या आप लोग कंफ्यूज बहुत रहते हो इन सारी चीजों में, ठीक है ना, इसीलिए मैं सब चीज साथ में लिख देता हूं। कूलाम प्रति वोल्ट को सी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, सीवी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक नया नाम हमने दे रखा है, जैसे सपोज बल बोलते थे ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड, तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका हमने एक और नाम दे दिया था न्यूटन, इसको हमने न्यूटन भी कह दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है धारिता का मात्रक जो है, धारिता का मात्रक हम कहते हैं इसको फैरेड। क्या कहते हैं इसे, फैरेड, याद रहेगा, हम इसको फैरेड नाम भी देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, कैपिटल एफ से शो करते हैं। तो कैपिटल एफ क्या हो गया, फैरेड। फैरेड किसका मात्रक हो गया, एसआई मात्रक हो गया, किसका, धारिता का एसआई मात्रक, याद रहेगा। तो एसआई मात्रक धारिता का क्या है, फैरेड। अब एक फैरेड की परिभाषा हम लोग यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करें, एक फैरेड की परिभाषा निकालने की कोशिश करें, एक फैरेड, एक न्यूटन, एक जूल, एक, इन सब की परिभाषाएं जो है आपको निकालनी
के लिए एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो बहुत ज्यादा आसान होती है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पर आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है C बराबर क्या है, Q अपॉन V। अगर C का मान 1 निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Q बराबर 1 कूलाम का आवेश दिया, और V बराबर 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभवांतर की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमने कहा अगर ऐसा हो गया तो हमारा जो धारिता आ जाएगी वो 1 फैरेड आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो हमारी धारिता 1 फैरेड आ जाएगी, 1 फैरेड आ जाएगी। यदि Q बराबर 1 कूलाम तथा V बराबर 1 वोल्ट, तो C बराबर 1 फैरेड, C बराबर 1 फैरेड। ठीक हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो शब्दों में लिखने का बड़ा ही आसान तरीका है। यदि किसी चालक को जो बात हमने अभी तक समझी उसको हम वर्ड्स में लिख रहे हैं 1 फैरेड के लिए। यदि किसी चालक यानी कंडक्टर को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। समझ पाए आप इस बात को? अगर मैं किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देता हूं और उस 1 कूलाम आवेश देने के बाद उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता क्या कहलाएगी, 1 फैरेड कहलाएगी। समझ में आई बात? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये पॉइंट आया, समझ में आया होगा। इसके बाद हमको जो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करनी है कि जैसे हमने देखा कि जो किलोग्राम है या फिर हमारे पास जो सपोज लंबाई हम लोग नापते हैं ना, हम मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रकाश वर्ष में भी नापते हैं, लंबी लंबी जो दूरियां होती हैं, है ना, लाइट ईयर्स में भी नापते हैं। तो अगर सपोज मुझे किसी ऐसी क्वांटिटी की, किसी ऐसी राशि की लंबाई नापनी है जो कि मेरी उंगली के बराबर हो या फिर जो कि मेरे पेन के बराबर हो, तो उसके लिए मैं मीटर का प्रयोग नहीं करूंगा, उसके लिए मैं किलोमीटर का प्रयोग नहीं करूंगा, उसके लिए मैं सेंटीमीटर का प्रयोग करूंगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही यहाँ पर जो आवेश को नापा जाता है ना, जो फैरेड है, जो फैरेड जो यूनिट है ये इसकी बड़ी यूनिट है, यानी कि बड़ा मात्रक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो है हम अन्य मात्रक प्रयोग करते हैं जो कि छोटे मात्रक हमारे लिए आसान बन जाते हैं। तो धारिता के अन्य मात्रक हमको पढ़ने हैं। आप फैरेड तो जानते हैं, ठीक है, फैरेड तो जानते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करेंगे जिन मात्रकों को, वो है माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड एंड पिकोफैरेड। तो जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही इनका भी कन्वर्जन होगा। मैं पहले बता देता हूं, माइक्रोफैरेड आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, म्यू और उसके सामने एफ लिखा होगा, और पिकोफैरेड के लिए क्या लिखा होगा, पी और एफ। ठीक है ना, समझ गए बात? ठीक है, तो एक जो माइक्रोफैरेड होता है वो 10 की घात -6 फैरेड के बराबर होता है, 10 की घात -6 फैरेड के बराबर होता है, यानी कि 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फैरेड। ध्यान रखना, जब माइक्रो की बात हो ना, कभी भी माइक्रो की बात हो, तो माइक्रो जो होता है 10 की पावर -6 होता है। माइक्रो कितना होता है?
10 की पावर -6 होता है, ठीक है। तो माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6 फेरेड। आई बात समझ में। दूसरा है पीको। तो पीको के लिए क्या कर देंगे, माइक्रो का डबल कर देंगे, पीको के लिए माइक्रो का डबल कर देंगे, 10 की घात -12 फेरेड हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो 10 की घात -12 फेरेड 1 पिको फेरेड, और 10 की घात -6 फेरेड 1 माइक्रो फेरेड। ठीक हो गया। चलिए लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इसकी विमा के बारे में, इसके डायमेंशन के बारे में। तो धारिता की विमा, एक नई हेडिंग डाल दीजिए, धारिता की विमा। धारिता की विमा, विमा यानी कि डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं सभी जानते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हम लोगों ने पूरा प्रोसेस देखा था 11th में, ठीक है। 11th में हमने समझा है C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो जो Q की विमा होगी वो कैसे निकालेंगे, V की विमा कैसे निकालेंगे। Q बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q अपॉन T, है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ठीक है। I इंटू टी, I इंटू टी का जो मात्रक होता है, I इंटू टी का जो मात्रक होता है वो I का मात्रक होता है A और T का मात्रक होता है T, ठीक है। तो AT हो गया। विभव का मात्रक जो है आपने अगर याद करा होगा तो ठीक, नहीं तो आपको पता है कार्य बटे आवेश है ना, W अपॉन क्यू, ठीक है। तो वहां से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ML स्क्वायर T माइनस, इसको लिख लेता हूं मैं यहाँ साइड पे, है ना। काफी में से आप बच्चों को याद नहीं होगा, साइड में लिख लेता हूं। क्यू की जो डायमेंशन है, क्यू की जो विमा है वो होती है AT। V यानी विभव की जो विमा है, विभव की जो डायमेंशन है वो होती है ML स्क्वायर T -3 एंड A-1, ठीक है। ये होती है V की विमा यानी कि विभव की विमा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर निकालते हैं धारिता की विमा को, तो धारिता की विमा के लिए हम क्या करेंगे, धारिता की विमा, अतः जो धारिता की विमा निकल के आएगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, तो ये हो गया AT ऊपर हो गया, Q की विमा ऊपर हो गई, और नीचे हो गई V की विमा। तो ML स्क्वायर T -3 A-1, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो आप देखिए ये हो जाएगा कुछ ऐसा, AT और ये जो नीचे का पार्ट है सारा ऊपर चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे इसकी सारी घात जो है रिवर्स हो जाएगी। M की घात -1, L की घात -2, T की घात +3, A की घात 1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे इसे, हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M -1 L -2 T, T एक इधर है और 3 इधर है, तो कितना हो गया T4 एंड A किधर है, A किधर है, A स्क्वायर। तो M -1 L -2 T4 A स्क्वायर, ये जो हो गई हमारी, ये हो गई धारिता की विमा, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलिए तो इस चीज को जो है नोट डाउन करके रखिए अपने पास। तो इतना जो है हमारा धारिता के बारे में, इतनी बातें हमने आज की क्लास में कर ली हैं। सो आई होप कि आज की क्लास में जो बातें बताएगी वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आज की क्लास में आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।